नमस्कार। ये हमारा किंगडम मोनेरा का एक तरह से कह सकते हैं लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग आर्की बैक्टीरिया को कवर करेंगे। याद हो आप लोगों को सबसे पहली क्लास जब हमने किंगडम मोनेरा की शुरू की थी तो वहां पर आपको बताया था कि किंगडम मोनेरा को दो भाग में डिवाइड किया गया है, या सिंपल सा कहें कि प्रोकैरियोट्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया। याद है आपको कार्ल बूज वाला मैंने आपको बताया था 3 डोमेन सिस्टम, जिसमें उन्होंने प्रोकैरियोट्स जो थे उनको दो डोमेन में डिवाइड किया था, एक आर्की बैक्टीरिया था एक यू बैक्टीरिया था। और सॉरी हाँ ठीक है, और आपका जो यू कैरियोट्स था उसमें फिर वो अलग थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो हमने यू बैक्टीरिया तो अब तक पूरा पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया की। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा आप यहां पर आर्की बैक्टीरिया, उसके ऊपर हम लोग अब चर्चा करेंगे। आर्की बैक्टीरिया, यहां से भी बाबू क्वेश्चन आ जाते हैं। ये टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन अंडररेटेड है। अंडररेटेड मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर बच्चे इसको इग्नोर कर जाते हैं कि ठीक है क्या ही पढ़ना, देख लेंगे इसमें। ऐसा नहीं करना है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं और अक्सर बच्चे गलत कराते हैं। ठीक है, एक ही लेक्चर में काम हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन अच्छे से इसको पढ़ना है अपन को। ठीक है, नीट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब क्या बताएं इसके बारे में। ये ना जो हमारे यू बैक्टीरिया हैं उनसे काफ़ी पुराने हैं। इनको हम लोग कहते हैं, जैसे हमारे आदि मानव होते थे ना, हम इंसान, और हमारे पूर्वज जो आदि मानव थे, प्री हिस्टोरिक मैन थे, ऐसे ये है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के जो प्री हिस्टोरिक यानी कि जो एंशियंट बैक्टीरिया हैं वो यही है। इन्हीं को बोलते हैं ग्रुप ऑफ एंशियंट बैक्टीरिया। बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं, ये बहुत पुराना ग्रुप है इनका। ठीक है, यानी कि जो यू बैक्टीरिया उनसे तो बहुत ज्यादा पुराने हैं। ये कैसे होते हैं भाई? मोस्ट ऑफ द आर्की बैक्टीरिया तो ऑब्लिगेट एनारोबिक्स होते हैं ज्यादातर। मोस्ट ऑफ आर्की बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट एन एरोबिक। और मैं आपको बता चुका हूं ऑब्लिगेट एन एरोबिक का मतलब क्या होता है। जिसको नहीं पता वो जाकर के रेस्पायरेशन वाला टॉपिक पढ़ ले, उसके अंदर समझाया है कि ऑब्लिगेट एन एरोबिक क्या होते हैं, ऑब्लिगेट एरोबिक क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर सभी नहीं लिखा है, मैंने लिखा है मोस्ट ऑफ दी ऑब्लिगेट है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एरोबिक या फैकल्टेटिव एनारोबिक भी होते हैं। बट सम आर एरोबिक और फैकल्टेटिव एन एरोबिक। अब ये फैकल्टेटिव एन एरोबिक क्या है ये भी जाकर के आप लोग चेक कर लेना, ये भी आपको पता चल जाएगा सेम लेक्चर में। रेस्पिरेशन वाला जो लेक्चर है उसके अंदर इसके बारे में ही बताया है कि फैकल्टेटिव एन एरोबिक कैसे होते हैं। एन एरोबिक ए भी आएगा ना इसमें, एक मिनट रुकना जरा। एन एरोबिक, एन एरोबिक। ठीक है, मोस्टली कैसे होते हैं? मोस्टली तो बाबू कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट एनारोबिक, यानी कि जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही रहते हैं, मतलब ऑक्सीजन में वो नहीं रह सकते। एक और इनके बारे में जो खास बात है कि इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल काय की बनी होती है, मेन फीचर क्या है उसकी सेल वॉल का, कि उनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन है। इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है, ये एक और बड़ा अपडेट है। देयर सेल वॉल डू नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो प्रोकैरियोट्स है और आर्की बैक्टीरिया। बस बैक्टीरिया तो बोल ही रहे ना, भले आर्की बैक्टीरिया लेकिन है तो बैक्टीरिया, तो पेप्टाइडोग्लाइकन होना चाहिए। इनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है। पेप्टाइडोग्लाइकन अपन को यू बैक्टीरिया में मिलता है। तो फिर इनकी सेल वॉल काय की बनी होती है? तो फिर इनकी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? इनकी सेल वॉल जो है वो बनी होती है पॉलीसैकेराइड्स की और कुछ पॉलीपेप्टाइड्स की। बेसिकली ये बनी होती है मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड्स। कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड हैं, उनकी बनी होती है ये, पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होती, बस इतना ध्यान रखना। और बताएं इसके अंदर आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो अपना क्या बोलते हैं, जो 16SR आरएनए है उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी अलग है। ये सब नीट में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत डिटेल लेवल में पूछे जाते हैं। आर्की बैक्टीरिया के अंदर
जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ 16s rRNA, कौन सा rRNA है ये? 16s rRNA है। 16s rRNA है। तो ये 16s rRNA जो है वो डिफरेंट है बैक्टीरियल डीएनए से। बैक्टीरिया के डीएनए में अलग रहता है और इसके अंदर, सॉरी, बैक्टीरिया के rRNA अलग रहता है, इसका rRNA अलग है फ्रॉम दी, एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है फ्रॉम दी बैक्टीरियल rRNA। नॉर्मल जो यू बैक्टीरिया उससे ये कैसे अलग है? नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन है, इसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है। इसके 16s rRNA का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अलग है और नॉर्मल जो अपना यू बैक्टीरिया है उसका सीक्वेंस अलग है। ठीक, चलो यहां पर इसके क्लासिफिकेशन की हम बात करें, ये तीन बड़े डिफरेंस हमने बताए। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हमने क्लासिफाई किया है उनके हैबिटेट के बेसिस पर। किस बेसिस पर क्लासिफाई किया है? बेस्ड ऑन दी हैबिटेट, उनके हैबिटेट के बेसिस पर, यानी वो किस तरह के माहौल में रहते हैं उस बेसिस पर हमने उसको क्लासिफाई किया है। तो आर्की बैक्टीरिया को हमने इस बेसिस पर तीन ग्रुप में तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया है। एक होते हैं मीथेनोजन, एक होते हैं हेलोफिल्स और एक होते हैं थर्मोएसिडोफिल। कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया है? तीन ग्रुप में उसको हमने क्लासिफाई किया है। कौन कौन से हैं वो तीन ग्रुप? एक है मीथेनोजन, याद करो, याद आ रहा है कुछ? मीथेनोजन्स ये पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग मीथेनोजन्स को कई एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं इसके। सेकंड है हेलोफिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नीट एग्जाम के लिए, बच्चा कंफ्यूज मत होना इसको लेकर, क्यों ना ही इसको हल्के में लेना। और एक है थर्मो एसिडोफिल, थर्मो एसिडोफिल, एक ये है थर्मो एसिडोफिल। तो मीथेनोजन, हेलोफिल्स और थर्मो एसिडोफिल, तीन ग्रुप में इसको बांटा है। सबसे पहले हम लोग बात करें यहां पर मीथेनोजन की, तो हेडिंग डाल दीजिएगा मीथेनोजन्स। सबसे पहले हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, मीथेनोजन्स की। नाम से भी समझ में आ रहा है, मीथेनोजन यानी मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया हैं ये। मीथेन CH4, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करेंगे? इनको ना कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए या फिर कोई ऑर्गेनिक एसिड मिल जाए जो कि प्रेजेंट होता है गंदगी में, सीवेज वगैरह में, वहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैन प्रोड्यूस मीथेन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ऑर्गेनिक एसिड, कोई ऑर्गेनिक एसिड हो जो प्रेजेंट होता है किस में? गंदगी में, सीवेज वगैरह में। इसलिए नाले वगैरह पर ज्यादातर अपन को मीथेन वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, सीवेज वगैरह पर। आपको याद है एक बयान आया था बहुत साल पहले नरेंद्र मोदी जी का, कि एक चाय वाला जो है वो नाले के किनारे खड़ा होकर के चाय बेच रहा था और उसका जो चूल्हा है वो नाले में से मीथेन गैस निकल रही थी, उससे जल रहा था। तो इसको लेकर के बहुत ट्रोल हुए थे, कई लोगों ने उनको कहा था कि क्या कुछ भी बोलते हो, लेकिन वो बात सही थी। नाले वगैरह जो ज्यादातर होते हैं ना, अगर वहां पर मीथेन बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो तो वहां पर मीथेन बन सकता है। मीथेन क्या है? मीथेन बायोगैस ही तो है भाई। हमारे घरों में, अपने गांव में आज भी हमको बायोगैस प्लांट मिल जाते हैं, तो वहां पर बायोगैस जो होती है वो क्या है? जलने वाली मेन चीज क्या है? मीथेन ही तो है, मीथेन गैस ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपके कैटल के पेट में भी मिल जाएंगे, उनके रूमिन्स में। दीज बैक्टीरिया आल्सो प्रेजेंट इन दी कैटल स्टमक, खास करके स्टमक का कौन सा पार्ट? रूमिन वाला पार्ट। कैटल का जो पेट होता है वो रूमिनेंट स्टमक होता है, तो रूमिन वाले पार्ट में अपन को मिल जाएंगे। वहां पर ये सेलुलोज को फर्मेंट करते हैं। क्या करते हैं ये? सेलुलोज को फर्मेंट। वेयर दे हेल्प इन सेलुलोज फर्मेंटेशन, वहां पर उनके पेट में ये क्या करते हैं? सेलुलोज के फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व है। वहां पर ये सेलुलोज का फर्मेंटेशन करते हैं,
वहां पर ये पेट में, गाय के पेट में या भैंस के पेट में, उनका जो रूमिन वाला पार्ट है, वहां पर ये क्या करते हैं, सेलुलोज को फर्मेंट करते हैं। इसके अलावा गाय के गोबर में जो सेलुलोज होता है उसको भी ये फर्मेंट करते हैं और वहां से भी ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन। इसलिए गाय के गोबर का और भैंस के गोबर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बायोगैस के अंदर। तो जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है, दे आल्सो फर्मेंट सेलुलोज प्रेजेंट इन काउ डंग। गाय का जो गोबर होता है ना, उसमें जो सेलुलोज होता है उसको ये फर्मेंट करते हैं और वहां से भी प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, टू प्रोड्यूस मीथेन। और इसी को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं फिर बायोगैस में। मेन तो यही तो चीज है, इसी को इस्तेमाल करते हैं बायोगैस में, इसलिए तो बायोगैस में इस्तेमाल किया जाता है। सो काउ डंग इज द मेन इंग्रेडिएंट, या कहें मेन इनपुट ऑफ बायोगैस प्लांट। यानी बायोगैस प्लांट अगर आप चला रहे हो तो आपके पास गाय का गोबर होना जरूरी है, क्योंकि उसमें सेलुलोज, अनडाइजेस्टेड सेलुलोज मटेरियल बहुत मिल जाता है। अब देखो भाई यहां पर होता क्या है, जैसे गाय के पेट में बात करें या बायोगैस के अंदर हम बात करें तो वहां पर क्या चीज होती है। जैसे मान लीजिए ये गाय का गोबर है, गाय के गोबर में हमको क्या मिल जाएगा, सेलुलोज मिल जाएगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए मैं कहूं कि ये यहां पर एक हमने एक गाय बना ली है, छी, ठीक है बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, छी वाली क्या बात है इसमें भाई, हमको ऐसी ही बनानी आती है तो हम ऐसी ही बनाएंगे। ये कैटल हो गया। इसके पेट में अगर हम बात करें, ये इसका पेट हो गया, जो इसको हम लोग बोल रहे हैं का रूमिन। इसने भाई चारा खाया, इसने क्या खाया, ग्रीन या जो भी इसने फॉडर वगैरह खाया है, उसके अंदर भर भर के क्या है, सेलुलोज है। तो इसके पेट में भी हमको क्या मिलेगा, इसके पेट में भी सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारा सेलुलोज तो ये पचा लेता है और काफी सारा सेलुलोज फिर गोबर के फॉर्म में बाहर भी निकाल देता है। इसी गोबर को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अपने इसके अंदर, बायोगैस प्लांट के अंदर। या फिर मान लीजिए मैं कहूं सीवेज है, सीवेज है तो सीवेज के अंदर भी तो बहुत सारे प्रकार के जो अपने ऑर्गेनिक एसिड वगैरह हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसमें भी अपन को काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने के लिए मिल जाएंगे, बस प्लास्टिक वगैरह नहीं होना चाहिए। उसमें भी काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएंगे, जैसे हमको प्रोटीन मिल जाएगा, जैसे हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, जैसे हमको लिपिड मिल जाएंगे, फैट वगैरह, ये सारी चीजें हमको उसमें मिल जाएंगी। और इसी चीज को, इसी गाय के गोबर को हम लोग किस में डालते हैं, बायोगैस प्लांट जो होता है उसमें डाल देते हैं, बायोगैस प्लांट। और इसी बायोगैस प्लांट के अंदर हम लोग अपना किचन का जो वेस्ट होता है वो भी डालते हैं। जो हमारा किचन का वेस्ट, किचन का वेस्ट भी क्या है, ऑर्गेनिक ही होता है हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब उसी में क्या होगा, यही प्रोटीन मिलेगा, उसके अंदर आपको ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो देखने को मिलेगा, इसी में आपको ये लिपिड देखने को मिलेंगे, फैट देखने को मिलेंगे, यही सारी चीजें हैं। तो ये भी हम लोग बायोगैस प्लांट में डाल देते हैं। तो इन सभी जगहों से क्या हो रहा है, मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है, सभी जगहों से। यहाँ पर डायरेक्ट गाय के गोबर से मीथेन बनेगा, ठीक है। ये जो आपका बायोगैस प्लांट है ये भी आपका मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ से गाय के इसके पेट के अंदर हम बात करें तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो सीवेज है यहाँ से भी मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है, इन सभी जगहों से मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपने एक चीज कॉमन करी, इन सभी जगहों पर एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। चाहे वो गाय का गोबर ले लो तो उसमें भी सेलुलोज है, गाय के पेट में जाओ तो वहां पर भी सेलुलोज है। सेलुलोज मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेलुलोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज का मतलब क्या है, सेलुलोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है, ठीक है। और कचड़ा वगैरह है, किचन वेस्ट है, तो उसमें भी गोबर है, मतलब उसमें भी यही है ऑर्गेनिक वेस्ट आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। सीवेज वगैरह में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जहां जहां पर ये सेम चीज है वहां पर ये मीथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं और वो मीथेन बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, क्या होता है, तो ये सब चीजें जो है वो पहले तो बनाती हैं एसिटिक एसिड और इथेनॉल, इनका होता है फर्मेंटेशन। तो यहां पर क्या होता है उसको जरा अपन देखें प्रोसेस, कि भाई जो भी अपने पास प्रोटीन है, जो भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो भी फैट है या जो लिपिड है
ये सारी जगह पर अपन को देखने को मिल जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया, किचन वेस्ट में भी, गाय के पेट में भी, सीवेज में भी, सब जगह अपन को बायोगैस प्लांट में भी हम ये सब चीजें डालते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा, इनका फर्मेंटेशन होगा। सबसे पहले तो होगा इनका फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मैंने आपको बता दिया, फर्मेंटेशन कौन सा वाला। इस फर्मेंटेशन में बनेगा इथेनॉल और एसिटिक एसिड। तो यहां से बनेगा एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल। ये दो चीजें, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड, ये दो चीजें यहां पर बनेंगी। एसिटिक एसिड जैसे CH3COOH। तो जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड बन गया, क्या होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH, यही है एसिटिक एसिड। अब ये जो एसिटिक एसिड है इसको मीथेनोजन बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन में। यहां पर आ जाते हैं मीथेनोजन बैक्टीरिया, यानी कि जो आर की बैक्टीरिया है वो यहां पर इसको मीथेन में, और साथ में रिलीज करते हैं यहां पर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मीथेन गैस रिलीज हो गई यहां से, ठीक है, ये रिलीज हो गई। और इतने से काम नहीं चलेगा, और देखो भाई जो इथेनॉल है आपका CH3CH2OH, CH3CH2OH, इसके दो मॉलिक्यूल लेने हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, या बाहर से भी ये कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, होती है वहां तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर भी क्या करेंगे, यही मीथेनोजन बैक्टीरिया है, मीथेनोजन बैक्टीरिया, ये फिर से यहां पर क्या बना देंगे, मीथेन बना देंगे। ये क्या है भी आपका इथेनॉल है, इथेनॉल, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इथाइल अल्कोहल, या इसी को बोलते हैं हम लोग इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। तो यहां पर भी मीथेनोजन बैक्टीरिया जो है वो मीथेन बना देंगे, यहां पर मीथेन बन जाएगा, और साथ में आपका एसिटिक एसिड और बनेगा CH3COOH, ये बन गया एसिटिक एसिड, ये बन गया, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन रिलैक्स करें तो ये बना दो CH3COOH, और फिर उसके बाद जो CH3COOH है ये फिर से इसी रिएक्शन में जाएगा और फिर से आपका यहाँ पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। इतना ही नहीं, और देखो कार्बन डाइऑक्साइड अगर अकेली भी है ना तो उससे भी बन जाएगा। ये सिंपली क्या करेगा, तो तीन रिएक्शन अपन यहाँ पर देख रहे हैं, इसको उठाओ जरा, यहाँ से जगह कम पड़ रही है। एक रिएक्शन तो हमारी ये हो गई मीथेन बनाने की, एक रिएक्शन हमारी ये हो गई, एक रिएक्शन ऐसे भी है, उसको अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए और हाइड्रोजन मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए, तो जैसे H2 है, हाइड्रोजन के यहाँ पर चाहिए 4 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर फिर से यही मीथेनोजन बैक्टीरिया है, मीथेनोजन बैक्टीरिया, ये यहाँ पर मीथेन बना देंगे और साथ साथ में H2O प्रोड्यूस करेंगे। ये बन गया मीथेन प्लस 2H2O। तो देखो भाई मीथेन ऐसे भी बन जाता है, मीथेन यहां पर इस रिएक्शन से भी बन जाता है। बैक्टीरिया सब जगह पर वही है, तरीके उनके अलग अलग हो सकते हैं, उनको तो बस चाहिए एसिटिक एसिड दे दो तो बना देंगे, इथाइल अल्कोहल दे दो तो बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दे दो तो भी बना देंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसमें एग्जाम्पल लिखना जैसे मीथेनोबैक्टीरियम और मीथेनोकोकस, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इनके। एग्जाम्पल जैसे कि मीथेनोबैक्टीरियम एंड मीथेनोकोकस। अब ये जो रिएक्शन हमने देखी ना, यही सब रिएक्शंस तो बायोगैस प्लांट में होती हैं और मीथेन बनता है, यही सारी रिएक्शंस होती हैं बायोगैस प्लांट के अंदर, और उनके अंदर यही बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो दीज रिएक्शंस, ये जो रिएक्शंस हमने देखी है ना, यही सब रिएक्शंस होती हैं बायोगैस प्लांट के अंदर, अकर्स इन बायोगैस प्लांट, और वहां पर प्रोड्यूस होती है मीथेन गैस, मीथेन गैस, और इसको हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं इन कुकिंग फूड, अपने खाना पकाने के लिए रसोई में, ये तो पता ही है आपको, ठीक। दूसरा ग्रुप आ जाओ आपका है हेलोफिल्स, मीथेनोजन हो गया, दूसरा आ जाओ हेलोफिल्स। हेलोफिल्स, हेलोफिल्स का मतलब क्या है, हेलोफिल्स ये वो आर्की बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में रहते हैं, वहां पर पाए जाते हैं, फाउंड इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, मतलब जहां पर कोई दूसरे बैक्टीरिया नहीं रह सकते ना, वहां पर ये देखने को मिल जाएंगे। एकदम एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, जहां पर बहुत ही ज्यादा खारा पानी हो, एकदम खारी जगह हो, मिट्टी हो, वहां पर भी ये रह लेते हैं।
एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में भी ये रह लेते हैं, हेलोफिल्स जो है। हेलोफिल्स के पास ना एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोरोडोप्सिन। जो हेलोफिल्स है दे हैव अ पिगमेंट, याद रखिएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है। उस पिगमेंट का नाम क्या है? बैक्टीरियोरोडोप्सिन। ये क्या करता है बैक्टीरियोरोडोप्सिन? याद करो, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। ये बैक्टीरियोरोडोप्सिन जो है वो सोलर एनर्जी को कैप्चर कर लेता है, और इसी वजह से इनका कलर जो है वो पर्पल कलर का हो जाता है। इसी की वजह से ये कैप्चर कर सकता है सोलर एनर्जी को, कैप्चर दी सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को कैप्चर कर सकता है। और इसी पिगमेंट की वजह से, ड्यू टू दिस, इनका जो कलर है वो पर्पल होता है, पर्पल कलर ऑफ बैक्टीरिया। अगर आपसे पूछ ले कि हेलोफिल्स जो होते हैं उनका पर्पल कलर क्यों होता है, तो उनका पर्पल कलर जो है वो इन्हीं बैक्टीरियो रोडोप्सिन की वजह से होता है। और ये पिगमेंट जो है वो ब्राइट लाइट को, यानी कि सोलर एनर्जी को हार्नेस करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी में डायरेक्टली। यही तो देखो कितनी अच्छी बात है, इनके अंदर डायरेक्टली उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। कैसे होते हैं ये? कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। एग्जांपल लिखना, जैसे है अपना क्या बोलते हैं, हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। हेलोबैक्टीरियम और एक लिख लीजिएगा हेलोकोकस। ये दो बैक्टीरिया के नाम आप लोग याद करना। ये हो गया हेलोफिल्स। फिर आ जाओ, तीसरी कैटेगरी है थर्मो एसिडोफिल्स। तीसरी कैटेगरी है थर्मो एसिडोफिल्स। ये तीसरा ग्रुप हो गया न्यूट्रिशन के बेसिस पर, या सॉरी हैबिटेट के बेसिस पर। ये टेम्परेचर और एसिड लविंग बैक्टीरिया है, इनको हाई टेम्परेचर बहुत पसंद है। टेम्परेचर एंड एसिड लविंग बैक्टीरिया। कैसे है ये? टेम्परेचर और एसिड लविंग बैक्टीरिया, इनको टेम्परेचर और एसिड बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये बैक्टीरिया ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, 80 डिग्री सेल्सियस तक। फाउंड इन दोज प्लेसेस वेयर टेम्परेचर रीचेस एट 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए, और जो पीएच है वो 2 तक पहुंच जाए। पीएच 2 समझ रहे हो कितना खतरनाक एसिडिक माहौल हो गया ये? 2 पीएच कितना खतरनाक होता है। हम अपने हाथों पर डालते हैं तो हमारे हाथों को छेद करके वो एसिड बाहर निकल आएगा, इतना खतरनाक होता है 2 पीएच वाला एसिड, इतना खतरनाक। उस पर भी ये पाए जाते हैं, वहां पर भी आराम से रह लेते हैं। ये अपन को नॉर्मली जो हाइड्रोथर्मल बैंड्स हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग है, उनमें देखने के लिए मिल जाते हैं। नॉर्मली फाउंड इन हाइड्रोथर्मल वेंट एंड हॉट सल्फर स्प्रिंग। हॉट सल्फर स्प्रिंग जो है ना, उनमें हमको देखने के लिए बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। हॉट सल्फर स्प्रिंग देखियो, नेचुरल हॉट वाटर होता है, उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में सल्फर होता है, उस सल्फर के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। आप लोग कभी, अभी तो खैर समय नहीं होगा, आप लोगों के पास बच्चे हो, तैयारी कर रहे हो, लेकिन कभी ना कभी तो गए होगे आप लोग। कभी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हो, अमरनाथ, केदारनाथ, ये सब जगहों पर आप जाते हो, तो वहां पर आप देखोगे कई सारे ऐसे कुंड देखने को मिलते हैं जिनमें गर्म पानी निकलता है। तो हम लोग उसे चमत्कार समझते हैं, एक तरह से चमत्कार ही है वो, लेकिन उसके पीछे का साइंस भी है। वो बेसिकली जो गर्म पानी है, इतनी पहाड़ी पर जहाँ बर्फ गिर रही है, जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर जाता है, लेकिन उसके अंदर पानी उबलता रहता है। ऐसे बहुत सारे चमत्कारी कुंड हैं, और लोग कहते हैं कि उनमें नहाने से हमारे रोग दूर हो जाते हैं। वो भी सही बात है, ऐसा क्यों होता है समझ पे आते हो? वो एक्चुअल में यही है, हॉट सल्फर स्प्रिंग है वो, उनमें टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, उनके अंदर ना सल्फर पाया जाता है। ये जो हॉट सल्फर स्प्रिंग ना, इनके अंदर सल्फर पाया जाता है, कंटेन दी सल्फर। सल्फर की मात्रा काफी बढ़िया रहती है, और ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें ना हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। अगर इसके पानी से नहाया जाए तो आपको कभी भी कोई कह सकते हैं कि कोई बीमारी होगी नहीं, या स्किन जो बीमारी होती है ना स्किन रिलेटेड, वो बहुत अच्छी हो जाती है। इनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, हैव हीलिंग प्रॉपर्टी। इसलिए कहा जाता है कि उसके पानी में नहाने से हम
अच्छे हो जाते हैं, हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो कोई चमत्कार नहीं है, उसमें सल्फर मौजूद है। ठीक है, उसके पीछे की साइंस ये है कि हॉट सल्फर स्प्रिंग में पानी एक तो गर्म है और उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड्स भी होते हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड का मेन सोर्स है। आल्सो कंटेन हाइड्रोजन सल्फाइड, इनके अंदर हमको हाइड्रोजन सल्फाइड भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि की सोर्स माना जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। की सोर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इससे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। इसी पानी से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड या एलिमेंटल सल्फर बना सकते हैं। और एलिमेंटल सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड या एलिमेंटल सल्फर अगर हमको चाहिए तो इसी पानी से हम लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। और ये होते हैं प्योरली फैकल्टेटिव एन एरोबिक, दे आर फैकल्टेटिव एन एरोबिक। तो फैकल्टेटिव एन एरोबिक क्या होते हैं? बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, अच्छे से पढ़ लेना। और साथ साथ में ये कैसे हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स है, कीमो ऑटोट्रॉप्स है, इसको भी आप लोग याद रखना। इसमें एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल नीट के लिए बहुत बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है ये, नीट पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो एग्जाम्पल? वो एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया का जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो तो आपको याद आ रहा हो, थर्मस एक्वेटिकस। ऐसा क्या है भाई इसके अंदर? थर्मस एक्वेटिकस, ये यही है, आर्की बैक्टीरिया है, इसी में आता है ये, थर्मो एसिडोफिल में आता है। ये जो बैक्टीरिया है ना, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर भी सरवाइव कर लेता है, कैन सर्वाइव एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर भी ये सर्वाइव करता है। मतलब इतने टेम्परेचर पर हम सबका डीएनए नेचर कर जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, इनका नहीं होता। एट हाई टेम्परेचर, इस हाई टेम्परेचर पर भी इनका जो डीएनए है वो रिमेन एक्टिव रहता है, रिमेन एक्टिव, मतलब वो डीनेचर्ड नहीं होता, एक्टिव रहता है। इनके अंदर ना एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं टैक पॉलीमरेज, एन एंजाइम जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। इसके ऊपर आता है बाबू क्वेश्चन, ये है नीट पर्पस के लिए, नीट के लिए तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। टैक पॉलीमरेज एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए सिंथेसिस में काम आता है ये, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। अब सोचो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी इस एंजाइम को कुछ नहीं हो रहा, इतने टेम्परेचर पर बाकी के और एंजाइम तो खत्म ही हो जाए, लेकिन इसको कुछ नहीं होता। इसलिए इस एंजाइम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं पॉलीमरेज एंजाइम में, ओ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, मेनली यूज्ड इन पीसीआर। पीसीआर समझते हो? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डीएनए एम्प्लीफिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। डीएनए की अगर हमें बहुत सारी कॉपी बनानी हो ना तो इसमें से बना सकते हो आप, मिलियंस में कॉपी बना सकते हो, करोड़ों की संख्या में कॉपी बना सकते हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस पर क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि बायोटेक्नोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, उसके अंदर डीएनए एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, करोड़ों की संख्या में कॉपी बना सकते हैं। उसमें हम लोग कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करते हैं? टैक पॉलीमरेज एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। ये टैक पॉलीमरेज क्या है? एक डीएनए पॉलीमरेज है जो डीएनए का सिंथेसिस करता है। ये कहां से आता है? ये टैक पॉलीमरेज आता है इस थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल रट लेना इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट तौर पर ये माना जाता है। इज दैट क्लियर? मेरे हिसाब से अब आपको किसी को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है। अब आप लोगों को ये सारी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। ठीक, चलो अब इसमें थोड़े से अपन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ लेते हैं आर्की बैक्टीरिया के। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ कैरेक्टर बताए थे, अब थोड़ा सा उनको अच्छे से पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्की बैक्टीरिया,
जो दूसरों से अलग है उन कैरेक्टर की हम लोग बात करेंगे। जैसे सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल वॉल। तो जैसा मैंने बताया कि इनकी सेल वॉल तो है लेकिन उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है, पेप्टाइडोग्लाइकन वहां पर नहीं है। सेल वॉल तो है लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है, तो फिर क्या है? तो यहाँ की जो सेल वॉल है वो केमिकली डिफरेंट है, वो बनी होती है पॉलीसैकेराइड से और पॉलीपेप्टाइड से, मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड की वो बनी होती है। यहाँ पर कुछ ग्लाइको कॉन्जुगेट्स होते हैं, ठीक है, कुछ मीथेनोजेंस होते हैं, उनके अंदर स्यूडो पॉलीसैकेराइड या कह सकते हैं स्यूडो म्यूरिन प्रेजेंट होता है कुछ के अंदर, सम मीथेनोजेंस, या सिंपल सा लिख लो सम आर की लिख लो आप, तो मीथेनोजन छोड़ो, सम आर की बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। आर्क की बैक्टीरिया सेल वॉल कंसिस्ट स्यूडोम्यूरिन। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्यूडोम्यूरिन किस में, देखो म्यूरिन प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, म्यूरिन को पेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं, तो स्यूडोम्यूरिन ये किस में प्रेजेंट होता है? ये अपन को मिल जाएगा आर की बैक्टीरिया में। कुछ मीथेनोजेंस है उनके अंदर स्यूडोम्यूरिन अपन को देखने को मिल जाता है। तो ये जो स्यूडोम्यूरिन है ये पॉलीसैकेराइड, जो बैक्टीरिया के पॉलीसैकेराइड है उन्हीं से मैच करता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इनके अंदर एक तो डी अमाइनो एसिड नहीं होता और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड नहीं होता, लैक डी अमाइनो एसिड। एक तो इनके अंदर डी अमाइनो एसिड नहीं है और दूसरा एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड ये भी नहीं है। यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं नाम, याद है कुछ पेप्टाइडोग्लाइकन का नाग नाम था, यहाँ पर नाम और आपका एक डी अमाइनो एसिड ये नहीं होते, दोनों की दोनों ये क्या है? अलग है, होते ही नहीं है। इनके अंदर एक पाया जाता है नाट। इनके अंदर बेसिकली जो आपका स्यूडोम्यूरिन है ये काय का बना होता है? ये बना होता है मेड अप ऑफ नाग एंड नाट से। अब नाग क्या है ये तो आपको पता ही है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये तो ठीक है, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। ये नाट क्या चीज है बाबू, इसको थोड़ा आप लोग देख लो। नाट, इसका पूरा नाम क्या होता है? नाट का पूरा नाम है एन एसिटाइलोसाम्यूरामिनिक एसिड। लंबा चौड़ा नाम है इसका, एसिटाइल टालोसाम्यूरामिनिक एसिड, माइनुरोनिक एसिड क्या म्यूरामिनिक एसिड, एन एसिटाइल टालो माइन्यूरिनिक एसिड, ऐसा ही है, एन एसिटाइल टालो सा माइन्यूरिनिक एसिड। मैं लिख करके बताता हूं, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसमें बड़ा कंफ्यूजन सा होता है, स्पेलिंग में कंफ्यूजन होता है। एन एसिटाइल टालोसा माइन्यूरोनिक एसिड ये है, एन एसिटाइल टालोसा माइनोरोनिक एसिड, यही है, कंफर्म है, 100% कंफर्म यही है, इतना भी कोई कंफ्यूजन नहीं है बाबू, हमको ऐसी बात नहीं है, हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, हमको सब याद है। एन एसिटाइल टालोसा माइनुरोनिक एसिड, इसको बोलते हैं नाट, NAT। तो स्यूडोम्यूरिन जो होता है ना उसके अंदर ये दो चीजें होती हैं, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन है, म्यूरिन है, उसके अंदर नाग और नाम होता है, यहाँ पर नाग और नाट होता है, यहाँ पर नाम जो है वो एब्सेंट है, और डी अमाइनो एसिड भी यहाँ पर नहीं होती है। इज दैट क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। और भी यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताऊं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन। सर सेल मेम्ब्रेन में भी कुछ अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ा सा अंतर है। यहां पर कुछ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन है। यहां पर ग्लिसरॉल, जैसे सेल मेम्ब्रेन जो होती है इनकी वो ग्लिसरॉल ईथर लिपिड होती है, जैसे और बाकी के जो हैं जैसे बैक्टीरिया हैं उनमें ग्लिसरॉल ईस्टर लिपिड होता है, इनके अंदर ग्लिसरॉल ईथर लिपिड होता है। दे कंटेन ग्लिसरॉल ईथर लिपिड, क्या होता है? ईथर लिपिड। वहीं अदर जो हमारे दूसरे जो बैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर होता है ग्लिसरॉल ईस्टर लिपिड। ये चीज आप लोग याद रखना।
इसके अंदर क्या है, ग्लिसरॉल ईथर लिपिड है, और बाकी की जो और है उनके अंदर होता है ग्लिसरॉल ईस्टर लिपिड। इनके अंदर ग्लिसरॉल ईथर है, बाकी की और के अंदर होता है ग्लिसरॉल ईस्टर। और इसके बाद बताएं, इनके पास होती है ग्लिसरॉल 1 फॉस्फेट बैकबोन। इनके पास ग्लिसरॉल 1 फॉस्फेट बैकबोन इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। वहीं अदर जो बैक्टीरिया है, दूसरे जो बैक्टीरिया ना, उनके पास होती है ग्लिसरॉल 6 फॉस्फेट बैकबोन। ग्लिसरॉल 6 फॉस्फेट बैकबोन। बाकी के जो दूसरे आर्की बैक्टीरिया, सॉरी दूसरे जो बैक्टीरिया, उनके पास ग्लिसरॉल 6 फॉस्फेट, नहीं सॉरी ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, नॉट 6 फॉस्फेट, उनमें ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट होती है। तो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इतना डिटेल में है कि आपको नॉर्मली किताबों में मिलेगा भी नहीं, इसलिए ठीक से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ऐसे ही डिटेलिंग में क्वेश्चन आने लगे हैं अब। सेल मेम्ब्रेन, आर्की बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ग्लिसरॉल 1 फॉस्फेट बैकबोन है, ठीक। और जो दूसरे बैक्टीरिया उनके अंदर, नॉर्मल जो बैक्टीरिया उनके अंदर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बैकबोन होती है, ठीक है। इसके अलावा इनके मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन भी होते हैं, जैसे रोडोप्सिन, जो लाइट को कैप्चर कर लेते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी चलाते हैं। और देखो इंपॉर्टेंट चीज जो इनके अंदर अलग है, इनके अंदर हमको हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। हालांकि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर अपन को यू बैक्टीरिया की कुछ स्पीसीज में मिलेगा, यहां पर बहुत सारी स्पीसीज में मिलता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इज प्रेजेंट इन मैनी स्पीसीज ऑफ आर्की बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया है उसकी कई सारी स्पीसीज में हमको हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर देखने को मिलता है, वहीं यू बैक्टीरिया की कुछ ही स्पीसीज में प्रेजेंट होता है। आल्सो प्रेजेंट इन सम स्पीसीज ऑफ यू बैक्टीरिया, लेकिन यू बैक्टीरिया की कुछ ही स्पीसीज में है, और यहां पर आर्की बैक्टीरिया की बहुत सारी स्पीसीज के अंदर है। और खास बात आपको बताएं, यहां पर हिस्टोन लाइक प्रोटीन प्रेजेंट है, गजब कर दिया ये तो, हिस्टोन लाइक प्रोटीन। सोचो, मैंने आपको बैक्टीरिया में पढ़ाया कि बैक्टीरिया के डीएनए के पास कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, आर्की बैक्टीरिया में हिस्टोन जैसे प्रोटीन होते हैं। इनकी कुछ स्पीसीज में तो इंट्रोन भी होते हैं, और बोलो, इंट्रोन भी प्रेजेंट होते हैं। इंट्रोन आल्सो प्रेजेंट इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में तो इंट्रोन भी होते हैं। लो जी, कर लो बात। बैक्टीरिया के डीएनए में जो उसका जीन होता है उसमें केवल और केवल एक्सोन होते हैं, कोई इंट्रोन नहीं होते। यहां पर तो इंट्रोन भी हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो आपको किताबों में भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए अच्छे से इनको नोट कर लेना। आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत डिटेलिंग में मैंने आपको ये चीजें जो है वो कवर करवा दी हैं, ठीक है जी। तो ये आपका आर्की बैक्टीरिया हो गया कंप्लीट, अच्छे से पढ़ लेना। एनसीईआरटी नीट लेवल का पूरा अच्छे से डिटेल में मैंने इसको कवर कर दिया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।